तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिया है सफ़ेद नीलम, ऑप्शन बी दिया है मोनसाइड, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है क्यूबिक जीरोकोनिया जीसेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने के लिए HPHD और CVD दो विधियाँ हैं। दोनों विधियों में से एक बीज से और दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होता है। HPHD विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अत्यधिक उच्च दबाव के संपर्क में आता है। CVD विधि में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सील में बंद कक्ष के अंदर 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सफ़ेद वाइट लेड, ऑप्शन बी सिंदूर रेड लेड, ऑप्शन सी है लिथार्ज, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सफ़ेद वाइट लेड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सफ़ेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट का एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PHOH का 2.2 PbCO3 होता है। इसलिए सफ़ेद सीसा एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है लेकिन तनु एसिड में घुलनशील है। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश मौसम के संपर्क में झेलने की क्षमता के कारण इसका उपयोग पेट में और सफ़ेद रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है। जीवाणु रोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में भी जोखिम प्रदान करता है, फिर भी इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 10 और 14 के बीच, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से कम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का pH 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल क्षार का संकेतक है? ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी खाने का सोडा, ऑप्शन बी 1 से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हल्दी। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल, और जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं इसे क्षार कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार क्या होते हैं? तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल क्षार सूचक प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में हल्दी, बंद गोभी का पत्ता और गुड़हल का फूल इत्यादि शामिल है। हल्दी पीले रंग की होती है, इसे अम्लीय विलयन में डालने पर पीली ही रहती है, और क्षारीय विलयन में डालने पर क्या हो जाती है? तो यह लाल हो जाती है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का ट्वाइस क्लोरीन गैस से क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो CaOCl2, और क्लोरीन गैस को Cl2 कहते हैं।
तो इसका देखिएगा, अब क्रिया किया गया है CaO का ट्वाइस प्लस Cl2, तो क्या बनता है, तो CaOCl2 प्लस H2O। यह प्रक्रिया कमरे के ताप पर होती है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, विविध निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल बदल देगा। इसका ऑप्शन देखिएगा, वॉशिंग सोडा का घोल, सिरका, बेकिंग सोडा का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरका। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जब लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबोया जाता है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। जब लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डुबोया जाता है तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है, वही वॉशिंग सोडा का घोल और बेकिंग सोडा का घोल क्षारीय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है। हाइड्रोडेट फेरिक एसिड, हाइड्रोटेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है केवल फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली फेरिक ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड होगा रासायनिक भाषा में जंग का। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ है, ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सूखी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है एक अणु जिसमें कार्बन परमाणु होता है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बंधा होता है। सूखी बर्फ रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील होती है। पानी में घुलने पर घोल के pH कम कर सकती है, जिससे कार्बनिक एसिड बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइड में से कौन सा जल में घुलनशील होता है। CaO, FeO और ZnO मोर वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, CaO। कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलने देते, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड में भी पानी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साबुन उद्योग का उपजात क्या है। ऑप्शन ए नेफ्थलीन, ऑप्शन बी है कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी है ग्लिसरीन, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। वस्तुतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, इसमें पामिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और एक्वाइक अम्ल प्रमुख है। अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। ऑप्शन ए एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल। जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य करता है। यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। इसके उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि हम कपूर को खुले बर्तनों में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का क्या नाम है। उत्सर्जन, अवक्षेपण, संघनीकरण, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्सादन। किसी पदार्थ का बिना तरल ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, यह घटना उत्सादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली वस्तु का नाम बताइए। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी है सोडियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु पारा
है। पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम अत्यंत अक्रियशील धातु है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप किसके उत्पादन के उपयोग में होता है? तो ऑप्शन ए विस्फोटकों में, ऑप्शन बी है पेंट, ऑप्शन सी घोल को, ऑप्शन डी है एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन बी होगा पेंट। जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक है जिसे ZON के नाम से जाना जाता है, जो सफ़ेद पाउडर के रूप में बनता है। यह पानी में अघुलनशील है। जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग रबड़ के उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। इसके अन्य उपयोग लेजर डायोड, पेंट पिगमेंट, तीसरा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है? उसके घनत्व के बारे में, उसके कैलोरी मान के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में। ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके कैलोरी के मान की। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका, किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकाश ऊर्जा जैसे ऊष्मा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे ईंधन की दक्षता कहलाता है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में पाया जाता है जो 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की प्रति जूल किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक के द्वारा, पेट्रोलियम के द्वारा, कोल तार के द्वारा, एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोक के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, धातु के अयस्क से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग धातुकर्म प्रक्रिया में एक अपचायक रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है। साथ ही यह जल गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक कार्बन का एक रूप है। यह कठोर रंध्र और भूरे काले रंग का पदार्थ होता है जिसमें 98% तक कार्बन होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है UAA, UAU और ऑप्शन सी है UGC। ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए UAA। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अनुलिपिकरण समान त्रिक UA के होता है। समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडन के नाम से जाना जाता है। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंध बनाकर अनुलिपिकरण का अंत संकेत देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है फल, विंटरग्रीन का तेल, पेट्रोलियम। ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु का एक बंध वाला जुड़े होते हैं। इस वाला में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक पाई इलेक्ट्रॉन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। एरोमेटिक यौगिकों का एक विशेष गंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैजेंटा दिया है, टील है, मोव है, सियान है। तो इसका मैजेंटा का क्या होगा? लाल और नीला।
और टील को किससे, तो नीला, हरा और सफ़ेद। मूव क्या होता है, तो मूव नीला, लाल, सफ़ेद, तो इसका हो जाएगा 4। फिर सियान का होता है हरा और नीला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। मैजेंटा लाल नीला, टील नीला हरा सफ़ेद, मूव नीला लाल सफ़ेद, सियान हरा और नीला, मैजेंटा क्या होगा, तो लाल नीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, उत्प्रेरक, वर्धक, समबांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मंद प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनके वेग साधारण ताप पर नापे जा सकते हैं और इन प्रक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विष या अवरोधक धीमा करता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि में बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा घटा देती है जिससे प्रक्रिया तेज होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कुछ और ऑप्शन है, जैसे प्रतिक्रियाएं जिससे प्रतिक्रियारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं जैसे उससे समबांगी प्रतिक्रिया कहलाती है, और जो एक से अधिक प्रावस्था में पाए जाते हैं उसे विषमांगी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन तरल बिजली का कुचालक है। ऑप्शन ए नमकीन पानी, ऑप्शन बी संतरे का रस, ऑप्शन सी नींबू का रस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। ये सारे सुचालक हैं, नमकीन पानी, नींबू का रस और संतरे का रस। नमकीन पानी, संतरे का रस और नींबू का रस बिजली का सुचालक है। जहाँ इन घोलों में अशुद्धियाँ घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। विलय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता और विलयन की सांद्रता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विलयन की सांद्रता। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समबांग मिश्रण है। इसमें किसी निश्चित ताप पर विलय या विलायक की अपेक्षित मात्रा एक निश्चित ताप पर निरंतर परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है। नायलॉन है, टेरिलिन है, ट्वीड है, केवलर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर केवलर है। यह कृत्रिम रेशा होता है, गर्मी का प्रतिरोधी होता है। इसमें केवलर पॉलीएमाइड कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूहों को पैराफेनिलिन समूहों द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। ऑक्सो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 और एन हेक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। तब विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि की दर को कहा जाता है। सुपोषण जैव आवर्धन, ऑप्शन बी है जैव आवर्धन, ऑप्शन सी देखिएगा क्या दिया है, ऑप्शन सी दिया है जैव संचय, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका आंसर ऑप्शन बी होगा जैव आवर्धन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कॉमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनियमितकरणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व और औद्योगिक गतिविधियां आदि हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जैविक आवर्धन, ऑप्शन बी है रूपात्मक आवर्धन, तो ऑप्शन सी है तापजनक आवर्धन, ऑप्शन डी है एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जैविक आवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक उच्च पोषीय स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए वे भोजन के अगले पोषीय स्तर के जीवों में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोलीफॉर्म क्या होते हैं। ऑप्शन ए है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ऑप्शन बी गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्राणियों के पाचन नाल में मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म को बैक्टीरिया भू सतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों में भी पाए जाते हैं। यह हानिरहित बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खानों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ऑप्शन ए है जिंक टिन की तुलना में अधिक महंगा है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसका एक्सप्लेनेशन है। खान के डिब्बों में जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे TRE 1 से लेकर 3 में, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें देखिएगा बायोलॉजी क्वेश्चन है जीव विज्ञान से। पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। पहला क्वेश्चन है पौधों और पशु कोशिका में अंतर निम्न किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा नाभिक, एंजाइम, कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। पौधे और पशु कोशिका में अंतर कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होता है। यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। अगला टॉपिक देखिएगा। कोशिका और कोशिका संरचना विभाजन। पहला क्वेश्चन है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, 8, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 256। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 256। जीवाणु कोशिका 15 मिनट 2 भागों में विभक्त होती है। यह 120 जीवाणु कोशिका 256 जीवाणु निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जोड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन है मनुष्य में लिंग निर्धारण होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं।
जिसमें से 22 जोड़ी महिला में और पुरुष में से समान होती है, जबकि 23वें जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होती है। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ये एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स होते हैं। स्पष्ट है कि मानव की कोशिका में एक जोड़ी एक्स वाई और एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी विस्तृत, ऑप्शन सी रैखिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रैखिक। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र डीएनए की बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है। कई जीन होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन की एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक जीन का गुणसूत्र एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है। डीएनए के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमआरएनए का पद विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड और नेमोमिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर होगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड एमआरएनए। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। यह एमआरएनए का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो जीन में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन के प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण कोशिका है? प्लेटलेट, लिम्फोसाइड, आरबीसी। ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है जो हमारे परिसंचरण तंत्र और केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है, बीजाणु अगुणित होता है। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी कोशिकाएं नहीं होती। वे पौधे छायादार और नम उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 विभागों में विभाजित किया जाता है, हेपोटिकोसिडा, एंथ्रोस्पोरिटा और ब्रायोपिस्टा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म रूप है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। अगला टॉपिक है पोषक पदार्थ। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है? तो क्रोमोसोम्स, आरएनए, जीन। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जीन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिसे केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। प्रत्येक कोशिका में लगभग 20,000 जीन होते हैं। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है जैसे पुरुष या महिला, लिंग, आँखों का रंग इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है? पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, प्रोटीन। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ग्लाइकोजन और पॉलीसेकेराइड बहुल श्रृंखला है जो ग्लूकोज के कई अणुओं को आपस में जोड़ने से बनता है। ये जानवर, कवक और बैक्टीरिया के भंडारण में ऊर्जा संरक्षित के रूप में उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्वसन प्रक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा स्रावित होती है, एटीपी के रूप में भंडारित होती है। कभी स्रावित नहीं होती है। ऑप्शन सी है, एटीपी के रूप में स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा।
भोजन निर्वहन के लिए क्रिया को श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया में इस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। देखिएगा C6H12O6 प्लस 6H2O 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP 173 किलो कैलोरी ऊर्जा स्रावित होती है। का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भोजन के ऊर्जा के निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना और ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, फिर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को पानी से बाहर निकालना है। संपूर्ण प्रक्रिया में इस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। C6H12O6 प्लस 6H2O, तो ये क्या मिलकर बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, पेप्सिन पॉलीऑक्सीडेज सी एमाइलेज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एमाइलेज। एमाइलेज वह एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार एमाइलेज को स्रावित करती है। यह भोजन में मौजूदा स्टार्च को पचाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से शुरू होता है और एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, कोबालमिन और नियासिन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोबालमिन। विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय कार्य तथा उससे संबंधित कमी होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार का होता है, जिन 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील ADE। देखिएगा कुछ विटामिन के नाम दिए हैं, इनका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालमिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल, D का कैल्सिफेरॉल, E का टोकोफेरॉल और K का फिलोक्विनान। अगला टॉपिक है आनुवंशिक तथा विकास। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर रचना, सूत्री विभाजन, आनुवंशिकी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आनुवंशिकी। आनुवंशिकता मुख्य रूप से आनुवंशिकी के संदर्भित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है, इसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसका आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने मटर के पौधे को किया था। अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको आनुवंशिकी कहते हैं। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 25 अप्रैल 1953 को DNA में डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञान जेम्स वाटसन और भौतिक विज्ञान फ्रांसिस क्रिक को दिया जाता है। इन्होंने मानव जीन का अणुओं का निर्धारण किया था। इसके बाद शोध के लिए मॉरिस बिल्कस के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति को ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो जीन मानचित्रण कहलाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षण के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिससे जेनेटिक इंजीनियर कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। माता पिता से लक्षणों को पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है रूपांतरण, आनुवंशिकता, जीन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। माता पिता से उसके संतान के लक्षणों में पहुंचने की क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। यह लक्षण जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं।
इसकी जानकारी ग्रेंगर जॉन मेंडल ने की थी। इसे आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए पादप वर्गीकी, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी पादप कार्यकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके कार्यकी में पौधे में होने वाले विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? तो क्लाउडे बर्नार्ड है। अगला क्वेश्चन दिया है मोनेरा जगत से। मोनेरा जगत से कौन सा क्वेश्चन है? मृत जीवों का अपघटक कौन सा है? तो पहला है आयरस, बैक्टीरिया, फंजाई। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक के उदाहरण बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ हैं। अगला क्वेश्चन है कवक जगत से। लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता पादप क्रिया की परिस्थिति क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सहभोजिता, ऑप्शन बी आद्य सहयोग, ऑप्शन सी सहोपरागिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सहभोजिता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लाइकेंस में शैवाल और कवक के बीच की परिस्थिति सहभोजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। कवक शैवाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं और जल और शोषण में सहायता करके इनकी सहायता करते हैं, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन डी दिया है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है तो ईस्ट में होता है। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। तो अगला टॉपिक है पादप जगत। इसका क्वेश्चन है कौन से लक्षण किसी पादप को जलद्रव्य बनाते हैं? ऑप्शन ए यांत्रिक का भाव, ऑप्शन बी है वायु ऊतक की उपस्थिति, ऑप्शन सी है सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, ऑप्शन डी है एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और वायु ऊतक की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति जलोद्भिद पौधों को लेने में और विकसित करने में मदद करती है। एरोकाइमा जो वायु ऊतक की उपस्थिति में पौधों में निम्नलिखित कार्य करती है। ऑप्शन ए जल में तैरने में मदद, वायु संचार में मदद, प्रकाश संश्लेषण में मदद, जल की पोषण और शोषण में मदद करती है। अतः एरोकाइमा की उपस्थिति जलभूत पौधों को जल में जीवित रहने और विकसित करने में मदद करती है। उनकी जलीय परिस्थितियाँ जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद नहीं बनाती बल्कि एक पौधे को जलीय परिस्थितियों के बाहर जीवित रखने में मदद कराती है। जैसे पेड़ पौधे, घास, फूलदार पौधे को सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल की है? तो ऑप्शन ए है दलहन, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है बाजरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दलहन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। दिए गए विकल्पों में दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया, मटर आदि मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में करता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमिनियस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ऑप्शन ए है एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा।
लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ले हीमोग्लोबिन बढ़क आवश्यक है। ले हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए बैक्टीरिया नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसलिए ले हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरिया के बीच अच्छा समन्वय दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिल्डाइबिटिस कहा जाता है के टिल्डाइबेरिसी जीवाश्म हाल में ही किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिल्डाइबेटिस कहा जाता है कि टिलियाडेर्बिस जीवाश्म रूस में पाए गए थे। टिलियाडेर्बिस इवरिंक जैसे कीड़े हैं। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था। इससे पहले ज्ञात परागण आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन पहले का है। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है? ऑप्शन ए टोड, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी और पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण है। मछली, सरीसृप, उभयचर और ठंडे कीट वाले रक्त जानवरों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है पत्तियों का, हड्डियों का, ऑप्शन सी पक्षियों का, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके पक्षियों का अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्द से बना है। ओर्निथ्स मतलब पक्षी और लॉजी मतलब सिद्धांत। यह पक्षियों के सभी पहलू जैसे शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास स्वरूप, संयोग व्यवहार, आवाज, नकल करने की क्षमता आदि वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पादप आकृति से खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है उत्पादक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या आवास में विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य संबंध दर्शाती है। जैसे पहला है शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, फिर निवारक। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में खास उत्पादक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर होने वाले को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे पौष्टिक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। अन्य वनस्पतिक हार्मोन जिबरेलिन, एथिलीन, एसिड है। इंसुलिन और एस्ट्रोजन एक पशु हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? आर्द्रता जल, बंधा हुआ जल, कोशिका जल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका जल से वृक्षों की जड़ों को पानी मिलता है। कोशिका क्रिया द्वारा वृक्षों की जड़ मृदा से जल प्राप्त करती है। इस क्रिया को कोशिका जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? अंडाशय, बाह्यदल, परागकण, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकण। इसका एक्सप्लेनेशन है, पुंकेसर में एक दीपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परापुट कहते हैं। परापुट में ही परागण की उपस्थिति होती है। परागण वास्तविक नर युग्मक होता है। अगला क्वेश्चन है,
स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है पानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के और चिकने, चिपचिपे, सूखे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। जल परागकण वाली प्रजातियों के परागकण पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा सूखा रखता है और उन्हें यह परत पानी भीगने से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है वायु दाब, कोशिका तत्व, ऑप्शन सी ऑस्मेटिक दाब, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्मेटिक दाब। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश कारक ऑस्मोटिक दाब है। ऑस्मोटिक दाब अर्ध परागण में झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक आवेग प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया पानी मिट्टी से बाल जड़ों में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है जबकि जड़ बाल कोशिका में कोशिका रस हाइपोटोनिक है। फिर कोशिका पराशर द्वारा कार्टिकल कोशिकाओं से होकर गुजरता है, जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है और जड़ नहीं है क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इसमें गांठ और पर्व होते हैं। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। अदरक एक भूमिगत तना है और जड़ नहीं क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व, संधियाँ, पर्णकलिकाएं, सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा और मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण है हल्दी, अदरक, केला। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का वह भाग जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल, कोरोला, स्टेमेन। एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कार्पेल, ऑप्शन ए। निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्थिकेसर का एक भाग होता है। यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में किस प्रांतों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम। एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, हिमालय नामक औषधीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की प्रांतों में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हिमालय यू नामक औषधीय पौधा पाया जाता है और इसकी छाल और काट टहनियों जड़ों से टेक्सोल नामक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। तो कौन सा यौगिक निकाला जाता है? तो टेक्सोल नामक। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के तंत्र, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो प्यूपिल, कार्निया, सिलसिरी मसल्स। ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिलसियस मसल्स। मानव आँख के फोकस की दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलसिरी मसल है। कार्निया का मुख्य कार्य प्रवेश, अपवर्तन और फोकस करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी, लाइमेक्रेल और ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर वन देन वन ऑफ द अबव। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक ले जाने हेतु नलिकाएं नहीं होती, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इसे स्रावित पदार्थ उत्तक द्रव के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलते हैं। इन पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियों में रुधिर वाहिनियां अपेक्षाकृत अधिक होती है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है: पीयूष ग्रंथि,
थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल बॉडी। लैम्यून ग्रंथि आँख के पार्श्व छोर के ऊपर कक्षा के भीतर स्थित होता है। यह लगातार तलक पदार्थ छोड़ती है जो आँखों की सतह को साफ और सुरक्षित रखता है क्योंकि इसे चिकना और नम बनाता है। इन लैमिक्रमल स्राव को सामान्यतः आंसू के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है लिम्फ, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्लाज्मा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। रक्त प्लाज्मा का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय पदार्थ होता है। यह आयतन में संपूर्ण रुधिर का 55% भाग और शेष 45% लाल रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में 90% भाग जल और शेष 10% भाग प्रोटीन होता है तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन है, संघ इकाई नोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन ए त्रिस्तरीय है, इनमें सिलोमिलिक गुहा होती है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। थर्ड ऑप्शन है, विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री होती है। ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। संघ इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव होते हैं। इनका शरीर गोल, लंबवत और तार सदृश त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो शिशु प्रवस्था में द्विपार्श्विक सममित परंतु वयस्क में पंचतंत्रीय होती है। वास्तविक देह गुहा रोमाभी पेरिटोनियम द्वारा घिरी होती है और अनेक नलिकाओं एवं पात्रों में बटी होती है जिससे 3 विशिष्ट तंत्र बनते हैं, जल संवहनी, हीमल और पेरिहीमल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन ए पादप वर्गीकी, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी पादप कार्यकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके कार्यकी में पौधे में होने वाले विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? तो क्लाउडे बर्नार्ड है। अगला क्वेश्चन दिया है मोनेरा जगत से। मोनेरा जगत से कौन सा क्वेश्चन है, मृत जीवों का अपघटक कौन सा है? तो पहला है आयरस, बैक्टीरिया, फंजाई। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक के उदाहरण बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक जगत से लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता पादप कार्यकी पारिस्थितिकी क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सहभोजिता, ऑप्शन बी आद्य सहयोग, ऑप्शन सी सहोपार्गिकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सहभोजिता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लाइकेंस में शैवाल और कवक के बीच की परिस्थितिकी सहभोजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। कवक शैवाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं और जल और शोषण में सहायता करके इनकी सहायता करते हैं, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन डी दिया है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है तो ईस्ट में होता है। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक
जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है।